आजकल लोगों को फिज़ियोथेरेपी के बारे में एक अलग ही नॉलेज है, किसी को नॉलेज भी नहीं है और कोई अवेयर भी नहीं है। लेकिन आज हमारे साथ फिज़ियोथेरेपिस्ट डॉक्टर रवि प्रकाश सिंह मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली फिज़ियोथेरेपी क्या होती है, क्योंकि जो गलत नॉलेज है उसको हम सही जानने की कोशिश करते हैं। सर, मुझे आपके बारे में बताइए, अपने बारे में कुछ। माय नेम इज़ डॉक्टर रवि प्रकाश सिंह। आई एम अ फिज़ियोथेरेपिस्ट। मैं मीरा भाईंदर में पिछले 11 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं भाईंदर मेडिकल एसोसिएशन का मेंबर हूँ। मैं इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिज़ियोथेरेपी जो थाने डिस्ट्रिक्ट ब्रांच है उसका भी मेंबर हूँ और एक एक्टिव प्रमोटर हूँ मीरा भाईंदर फिज़ियोथेरेपी एसोसिएशन का भी। आप मुझे अगर ये बताएं कि आपके क्लिनिक का नाम क्या है और आपने कब से प्रैक्टिस शुरू किया और कहाँ कहाँ पे क्लिनिक्स हैं आपके? जी, 2011 में मेरा बैचलर्स डिग्री कंप्लीट हुआ जो मैंने केएम हॉस्पिटल से की। उसके बाद मैं मास्टर्स के लिए चले गया। मैंने मास्टर्स इन स्पोर्ट्स फिज़ियोथेरेपी करी है पंजाब से। एंड उसके बाद फिर मैं इंटरनेशनल रिहैब सेंटर में जॉब करता था। मैं कुछ टीम्स के साथ ट्रैवल करता था एंड 2015 में मैंने अपना खुद का क्लिनिक ओपन किया जो भाईंदर वेस्ट में है, जो मेरी आप बोल सकते हैं कि पहला क्लिनिक है। वो रघुलीला बिल्डिंग में है, शॉप नंबर 9, वो मैक्सिस मॉल के सामने है। और क्लिनिक का नाम फिजियोवर्क्स एडवांस फिजियोथेरेपी सेंटर है। और ऐसे ही हमारे 4 ब्रांचेस है। वो ब्रांच अप्रॉक्सीमेटली 11 ईयर्स हो गए हैं। सेकंड ब्रांच हमने 6 साल बाद शांति पार्क में ओपन की जो डॉक्टर सूरी हॉस्पिटल के बगल में है। तीसरा क्लिनिक मैडम जिसमें हम बैठे हैं वो है जो करीब 2 साल से ओपन हुआ है। एंड फोर्थ क्लिनिक अभी रिसेंटली मैंने ओपन किया है जो जेपी इंफ्रा बिल्डिंग में है, इंपीरियर टावर 2। सर, मैं इतनी सारी डिग्रीज देख सकती हूँ आपकी, तो इसके बारे में अगर आप मुझे कुछ बताना चाहें तो। मैम, जैसे कि मैंने बोला कि मैंने बैचलर्स की केएम से, उसके बाद मास्टर्स मैंने स्पोर्ट्स में की। उसके बाद बहुत सारे मैंने सर्टिफाइड कोर्सेज़ किए, जैसे कि सर्टिफाइड एविडेंस बेस्ड ऑर्थोपेडिक मैनुअल थेरेपी, देन फेलोशिप इन ऑर्थोपेडिक मैनुअल थेरेपी, न्यूरोडायनेमिक सोल्यूशन, सर्टिफाइड कोर्सेज इन ड्राई नीडलिंग, काइनेसियोथेरेपी, फेलोशिप इन डायबिटिक एजुकेशन, ऐसे बहुत सारे डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, बहुत सारे कोर्सेज़ मैंने किए। मुझे ना बचपन से ही हमेशा से मुझे ये चाह रही थी कि मैं कुछ नया सीखूं। हमेशा मुझे नया कुछ सीखने की चाह रहती थी। और मुझे ऐसे लगता भी है पर्सनली, ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो मुझे ऐसे फील होता है कि अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा स्किल है, एक्स्ट्रा नॉलेज है, तो आप सामने वाले को एज अ फिज़ियोथेरेपिस्ट सामने वाले को कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में आप उनको हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास एक एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट स्किल है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको दूसरे से कंपेयर करने में एक एज होगा। सर, जैसे आपने मुझे बताया कि आपका स्पेशलाइजेशन स्पोर्ट्स में है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आप और भी कोई पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं? जी मैम, मेरा स्पेशलाइजेशन, जैसे मैंने बोला कि मास्टर्स इन स्पोर्ट्स फिजियो मैंने किया है, तो मोस्टली मैं अगर पर्सनली किसी को ट्रीट करता हूँ तो स्पोर्ट्स पर्सनस को ट्रीट करता हूँ, बी इट लिगामेंट इंजरी जिसको रिहैब करना हो या फिर सर्जरी हुई हो उनकी और उसके बाद उनको रिहैब करके अगेन उनको ऑन फील्ड लाना हो, मतलब रिटर्न टू स्पोर्ट्स फेज में लाना हो। हमारे क्लिनिक में मैम, जैसे कि मैंने बोला कि इट इज़ अ मल्टी स्पेशलिटी फिजियोथेरेपी क्लिनिक। वहाँ पे हम स्पोर्ट्स के अलावा ऑर्थोपेडिक कंडीशंस लाइक ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, डिजेनरेटिव कंडीशन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, या स्टेनोसिस हो गया, स्लिप डिस्क हो गया, साइटिका हो गया, इसके अलावा बेल्स पॉलिसी हो गया, पैरालिसिस हो गया, बच्चों में जो बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, सेरेब्रल पॉलिसी हो गई, वो सब। तो मैम, हमारा एक डेडिकेटेड टीम है। जैसे कि अगर न्यूरो कंडीशंस हैं और पीडियाट्रिक न्यूरो पेशेंट है, मतलब बच्चा है जिसको बर्थ डिफेक्ट है, तो उसके लिए एक न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो सिर्फ पीड्स को ही हैंडल करते हैं। दूसरे हैं जैसे पार्किंसन हो गया, पैरालिसिस हो गया, वैसे पेशेंट्स को हमारे जो दूसरे न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो अडल्ट न्यूरो में स्पेशलाइज़ किया है जिन्होंने, वो उनको देखते हैं। और बाकी जो है जनरलाइज कंडीशंस, वो बाकी के जो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं। मैम, एक्चुअली वी हैव अ टीम ऑफ 14 पीपल, जिसमें आउट ऑफ 12 आर फिजियोथेरेपिस्ट एंड 2 आर पोस्ट सर्जिकल केसेस भी हम देखते हैं। किसी का नी रिप्लेसमेंट हुआ है, स्पाइन सर्जरी हुई है, या समझिए हिप रिप्लेसमेंट हुआ है, लिगामेंट रिपेयर हुआ है, वैसे कंडीशंस भी हम क्लिनिक में देखते हैं। सर, आपके क्लिनिक में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं पहली बात, और ऐसा क्या है आपके क्लिनिक में जो बाकी थेरेपी सेंटर से एकदम अलग बनाती है उस चीज़? मैम, कैसा है,
पहले तो मैं ये बोलूँगा ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो आई डू नॉट कॉम्पीट विद एनी अदर पीपल, सो आई कॉम्पीट विद माई सेल्फ। मेरा कॉम्पिटिशन मेरे खुद से है, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि मैं अलग अलग कोर्सेज करता हूँ ताकि पेशेंट को बेनिफिट हो और मेरा स्किल बढ़े। तो मेरे जो क्लिनिक की बात है, हाँ, मैं कुछ चीज़ें हैं, एडवांस मशीन्स है जो मैंने क्लिनिक में रखी है, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफिंग करना चाहूँगा। एक नॉर्मल फिजियोथेरेपी जो सेटअप होता है उसमें अल्ट्रासाउंड, IFT, टेंस, SWT, पैराफिन, वैक्स और अदर जो मोडालिटीज़ हैं वो रहती हैं, वो हमारे पास सारी हैं। उसके अलावा हमारे पास मैट्रिक्स थेरेपी है, प्लांटर प्रेशर सिस्टम है, एरोलिप मशीन है। सो जो मैट्रिक्स थेरेपी होती है मैम, कि जैसे किसी को फ्रोजन शोल्डर है, हमारा जो बॉडी है, हमारा पूरा बॉडी सेल से बना हुआ है। तो जो सेल्स हैं, जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ योर ऑर्गन है, वो सेल एक एरिया होता है जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। वो मैट्रिक्स में वो मूव करता है, उसकी एक फ्रिक्वेंसी होती है 8 से 12 हर्ट्ज़। अगर किसी वजह से, जैसे फ्रोजन शोल्डर का हम एग्जांपल लें, तो फ्रोजन शोल्डर में स्टिफनेस आ जाती है, तो जो सेल की मोबिलिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो आप बोल सकते हैं जैसे 8 से 12 के बीच में उसका फ्रिक्वेंसी है, वो 6 हो गई या 5 हो गई। तो जो ऑसिलेटर होता है मैट्रिक्स का, वो उसको जब आप उससे ट्रीट करते हैं तो वो सेल फ्रिक्वेंसी को नॉर्मल टिश्यू से मैच करता है और धीरे धीरे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अचीव हो जाती है और आपका पेन कम हो जाता है। दूसरा जो मशीन है एरोलिप, आप इसको मल्टी स्टेशन होम जिम भी बोल सकते हैं, अभी रिसेंटली हमने परचेज़ किया है। सो इसमें आप अपर बॉडी, लोअर बॉडी, मतलब पूरे बॉडी के सारे एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। मतलब एक, अगर आपको जिम नहीं जाना है और घर पे ही वो मशीन खरीद के जिमिंग करनी है, तो आपके पास वो बेस्ट टूल है। उसमें मैडम अगर देखेंगे वो सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑपरेट होता है। उसमें 2 kg से लेकर अप टू 33 kg तक आप रेजिस्टेंस डाल सकते हैं। तीसरा जो मशीन है मैडम, उसको हम प्लांटर प्रेशर सिस्टम बोलते हैं। सो वो बेसिकली फुट असेसमेंट हम करते हैं। अगर किसी को फ्लैट फिट है या अदर फुट एबनॉर्मलिटीज़ हैं, या किसी को नी में इशूज़ है, बैलेंस इशूज़ है, हिप इशूज़ हैं, तो भी हम उसमें बैलेंस, गेट, वो सब असेस करते हैं। एज वेल एज उसमें एक ट्रीटमेंट टूल भी है जिसको हम रीगो मॉड्यूल बोलते हैं। अभी आपने मुझे इतनी सारी बातें बताई और आपने बोले कि आपके 4 ब्रांचेज हैं अलग अलग जगह, तो उसे आप मैनेज कैसे करते हैं, अगर वो बताएं। सो मैम एकदम कंफर्टेबली हो जाता है, बिकॉज जैसे मैंने बोला कि वी हैव अ टीम ऑफ 12 फिजियोथेरेपिस्ट, तो और बाकी 2 जो रिसेप्शनिस्ट हैं। मैम जनरली हमारा जो अपॉइंटमेंट्स होता है वो ऑन कॉल ही होता है। लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं, जैसे कोई विनय नगर में रह रहा है और मैं आज के दिन भाईंदर वेस्ट में बैठा हूँ, सो रिसेप्शनिस्ट को कॉल आता है कि इनको कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए JP में, बट मैं बैठा हूँ भाईंदर वेस्ट में। तो हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं वो पेशेंट को कि सर आज मतलब आप भाईंदर वेस्ट में आ जाइए, खाली कंसल्ट कर लीजिए, बाकी जो फर्दर ट्रीटमेंट है आपके, आप वो JP इंफ्रा में ले सकते हैं। तो क्या कभी आपको लोग इंसिस्ट नहीं करते हैं कि उनको आप पर्सनली चेक करें या ट्रीट करें? जो फर्स्ट कंसल्टेशन होता है उसमें सब कुछ आता है, मतलब मैं पेशेंट का हिस्ट्री लेता हूँ, पेशेंट को एग्जामिन करता हूँ, डायग्नोज करता हूँ, एंड उसके बाद एक प्रोटोकॉल डिसाइड होता है। सो मैम कैसा है, अभी जैसे मैंने बोला 4 क्लिनिक है, एक पेशेंट को एक ही जगह पे ट्रीट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं ऐसा नहीं है कि पेशेंट नहीं ट्रीट करता, मैं पेशेंट ट्रीट करता हूँ, बट कुछ मैनुअल थेरेपीज़ हो गई, कुछ METs हो गए, ड्राई नीडलिंग हो गई, वो सारी चीज़ें मैं करता हूँ। बट वो जो थेरेपीज़ हैं वो आपको रेगुलर बेसिस पे रिक्वायर्ड नहीं होती। एक्सरसाइज पार्ट जो होता है हमारे अंडर जो क्वालिफाइड या सर्टिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो मैनेज कर लेते हैं। मैंने कुछ लोगों की फ़ाइल देखी है जिसमें सर्जन या फिजिशियंस उन्हें एक चार्ट बना के देते हैं एक्सरसाइज चार्ट करने के लिए उसके ट्रीटमेंट के बाद, तो उस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? सो मैम एक लाइन है, बेगर्स हैव नो चॉइस। सो दोज एक्सरसाइजेस आर इनसफिशिएंट मैम, बिकॉज एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा कि जैसे किसी का नी में लिगामेंट सर्जरी हुआ है, सो अगर किसी सर्जन ने या किसी फिजिशियन ने लिख के दिया है क्वाड्स, स्टैटिक क्वाड्स और स्टैटिक हैम्स कीजिए, सो वो 2 एक्सरसाइज से वो फंक्शनली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता है मैम, क्योंकि आपका जो नी है हिप से कनेक्टेड है, हिप मसल्स भी इम्बैलेंस में जाएंगे, एंकल मसल्स भी इम्बैलेंस में जाएंगे, एंड कहीं ना कहीं कोर का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। सो आपको एंकल, नी, हिप तीनों जॉइंट को ट्रीट करना है, साथ में कोर मसल्स को भी एक्टिवेट करना है। जैसे सपोज इफ़ यू हैव फीवर, सो आप फीवर के लिए क्या करेंगे, पहले आप उसको डायग्नोज कराएंगे कि डेंगू हुआ है, मलेरिया हुआ है, टाइफॉइड हुआ है या कुछ और है, या आप डायरेक्ट डोलो ले लेंगे। सो ये वही बात है कि खाली एडवाइस किया गया ये 2 चीज़। सर बार बार सुनने में आता है कि पहले इतनी सर्जरीज नहीं होती थी, नी रिप्लेसमेंट नहीं, आज के टाइम पे सर हर चीज़ के, हर ट्रीटमेंट के लिए सर्जरीज है, तो उस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? सो आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट मच ऑन दिस, बट
सी फिजियोस आर डूइंग देयर जॉब एंड सर्जन्स आर डूइंग देयर्स। सो बट एक एग्जांपल से मैं इसको थोड़ा क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा कि जैसे किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस है, सभी के घर में मॉम डैड हैं, एज हो रही है, नी में दुखता है, किसी को ग्रेड 1, अगर आप उसका एक्सरे निकालें, किसी को ग्रेड 1 में अर्थराइटिस है, किसी को ग्रेड 2 में अर्थराइटिस है, किसी को 3 है। सो ग्रेड 1 अगर आप किसी सर्टिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट के पास या सर्जन के पास जाते हैं, वो आपको एक्सरे निकलवाते हैं, असेस करते हैं, एक्सरे निकालते हैं, उसके बाद वो देखते हैं कि ग्रेड 1 ग्रेड 2, अगर वो ग्रेड 1 ग्रेड 2 में है तो आपको फिजियो एडवाइस करते हैं, उनकी मेडिकेशन देते हैं, या डायरेक्टली कोई फिजियो के पास आ रहा है तो फिजियोज भी वही करते हैं। फिजियो आपको बताता है, असेस करते हैं, एग्जामिन करते हैं और आपको बोलते हैं ग्रेड 1 ग्रेड 2 है। आप कोई भी कंडीशन ग्रेड 1 ग्रेड 2 में है वो फिजियो से ठीक हो सकती है। ग्रेड 3 थोड़ा डाइसी होता है। अगर कोई ग्रेड 4 में हमारे पास आ रहा है जहाँ पे बोन्स एक दूसरे से चिपक गई हैं, उसको कोई फिजियोथेरेपी ठीक नहीं कर सकती है, उसको आपको नी रिप्लेसमेंट ही करना पड़ेगा। सिमिलरली लिगामेंट इंजरी, अगर वो ग्रेड 1 ग्रेड 2 है फिजियोथेरेपी से ठीक हो सकता है, ग्रेड 3 में आपको सर्जरी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। सर आजकल एडवांस सर्जरी, एडवांस थेरेपी का चलन है। आपके तो क्लिनिक का नाम ही एडवांस फिजियोथेरेपी सेंटर है, उस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? एडवांस वर्ड बहुत एकदम फैसिनेटिंग है एक्चुअली। अगर देखा जाए, अगर मैं आपको 5-10 साल पीछे लेके जाऊँ तो अगर आपने कभी किसी को देखा हो जिसकी स्पाइन सर्जरी हुई हो, उनको 10 से 12 टाँके लगते थे। करेक्ट। आज के डेट में माइक्रो डिस्सेक्टोमी होती है, सिर्फ 2 टाँके लगते हैं, तो वो एडवांसमेंट है। पहले नी रिप्लेसमेंट, पहले क्या 2-3 साल पहले रोबोटिक सर्जरी इतनी फेमस नहीं थी, आज 2-3 साल में रोबोट नी रिप्लेसमेंट कर रहा है। सो वो एडवांसमेंट है। तो एडवांसमेंट होना कोई बुराई नहीं है। उसी तरह फिजियो के फील्ड में भी बहुत सारे नए नए इक्विपमेंट्स, एडवांस इक्विपमेंट्स आ रहे हैं। लेज़र हो गया, मैग्नेटोथेरेपी हो गया, टेकार थेरेपी हो गया, शॉक वेव थेरेपी हो गया, ऐसे बहुत सारे, मैट्रिक्स थेरेपी हो गया, एडवांस इक्विपमेंट्स हैं। वो इक्विपमेंट से अगर आप किसी को, जो पेशेंट 3 महीने में ठीक होने वाला है, अगर आप उसको 1.5 महीने में ठीक कर रहे हैं तो क्या बुराई है? तो एडवांसमेंट की तरफ आप जा सकते हैं और वो इक्विपमेंट्स हमारे क्लिनिक में हैं। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, उस विषय पे आपका क्या कहना है? इसे मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। जैसे किसी को फ्रोजन शोल्डर है, बट बहुत लोगों को फ्रोजन शोल्डर पता ही नहीं चलता है कि उनको हुआ है। क्या होता है, जब हम हाथ उठाते हैं, हमारा नॉर्मल जो फ्लेक्शन है 180 डिग्री है, अलग अलग एंगल से। अबडक्शन 180 है, एक्सटर्नल रोटेशन 80 है, ये 90, इंटरनल रोटेशन 90 डिग्री है। तो ये सारे जो मूवमेंट्स होते हैं, धीरे धीरे अगर किसी का 150 भी हो गया, 140 हो गया, वो बॉदर नहीं करते क्योंकि उनको पेन नहीं हो रहा है। सो ज़रूरी नहीं है कि पेन हो तभी आप किसी को दिखाएंगे। जब आप दिखाने जाते हैं तब तक बहुत लेट हो गया होता है, तब तक वो कंडीशन जो अक्यूट थी वो क्रॉनिक में बदल जाती है। मतलब आप ऐसे समझें कि 3-4 महीना आपने उस चीज़ के लिए खींच लिया है, अब आपका हाथ सर पे नहीं जा रहा है, आप हाथ पीछे नहीं ले जा पा रहे हैं, कपड़े नहीं पहन पा रहे हैं, तो अब हमारे पास आते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं हम आपको 10 दिन में ठीक कर दें, जो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए बोला जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आप अर्ली स्टेज में, ज़रूरी नहीं है आपको पेन हो तभी आप डॉक्टर के पास जाएंगे। अगर आपको कुछ स्टिफनेस लग रही है, कहीं कुछ रेस्ट्रिक्शन लग रही है, तो भी डेफिनेटली आपको दिखाना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, ताकि हम आप उसको अच्छे से मैनेज कर पाएँ। सर आपको काफ़ी प्रेस्टीजियस अवार्ड्स भी मिले हैं, उस पर आपका? मैम, अगर कोई मेहनत करता है और अगर उसको अप्रिसिएशन मिलता है तो डेफिनेटली अच्छा ही लगता है। So in 2022 I got Best Physiotherapist Award in नानावटी हॉस्पिटल। अभी रिसेंटली लास्ट ईयर इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी का एक कॉन्फ्रेंस था, वहाँ पे मुझे सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ फिजियोथेरेपी का भी अवार्ड मिला है। उसके लिए मैं बहुत आई फील रियली प्राउड फॉर दैट एंड रियली ऑनर्ड कि आईपी ने मुझे रिकग्नाइज़ किया। अगर आप कोई 2 खासियत अपने क्लिनिक के बारे में बताना चाहें हमें तो? जैसे कि मैंने बोला कि बिना डायग्नोसिस के आप डोलो दे रहे हो, मतलब आप फीवर को सिर्फ दबा रहे हो। आपके पास आज डायग्नोसिस है कि मलेरिया है तो आप क्लोरोक्विन दोगे, डेंगू या टाइफॉइड है तो आप एंटीबायोटिक्स दोगे, वायरल है तो एंटीवायरल ड्रग्स दोगे। तो आप स्पेसिफिकली जब उसको ट्रीट करते हो तो फीवर पूरी तरह से चले जाता है। यहाँ पर भी जैसे कि मैंने बोला कि आपका पेन अगर गर्दन में से हाथों में रेडिएट हो रहा है तो स्टेनोसिस है या स्लिप डिस्क है, उसमें दोनों कंडीशंस अलग होती है। एक में क्या होगा, जब स्टेनोसिस में आप जब बेंड करोगे नेक को, आपको आराम मिलेगा, एक्सटेंड करोगे तकलीफ बढ़ेगी। सिमिलरली अगर स्लिप डिस्क होगा तो आप जितना बेंड करोगे उतना तकलीफ होगी और जितना एक्सटेंशन में ले जाओगे आराम मिलेगा। तो
अगर एक नॉर्मल इंसान है या कोई दूसरा एक्सरसाइज कोई आपको एडवाइस कर रहा है, तो आपको क्या एडवाइस करेगा, ये कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए, ये भी कीजिए, ये भी कीजिए, और ऐसे घुमाइए। बट यहाँ पे आपको समझ में आ गई बात कि यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि आपका पेन रेडिएट हो रहा है, आपको कंडीशन पता है स्टेनोसिस, तो आपको सिर्फ यही करना है, ये वाली एक्सरसाइज नहीं करनी है। सो हमारे क्लिनिक की वो स्पेसिफिसिटी है, हम स्पेसिफिक प्रोटोकॉल, स्पेसिफिक एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं। और दूसरी क्लिनिक की जो खासियत है वो ये है कि फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ एवरी मंथ हमारा कंसल्टेशन फ्री होता है मैम, बी इट एनी क्लिनिक। ये चारों ब्रांचेस में कहीं भी आप जाएंगे कंसल्टेशन फ्री होगा फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ एवरी मंथ। सर मैंने बाहर बैनर्स देखे हैं और उसमें काफ़ी सेलिब्रिटीज़ के फ़ोटोज़ भी मुझे नज़र आए, तो क्या आपने उन्हें भी ट्रीट किया है सर? सो 2014 में जब मैंने मास्टर्स किया तो मैंने इंटरनेशनल रिहैब सेंटर ज्वाइन किया जो चर्नी रोड में है। सो वहाँ पर सारे सेलिब्रिटीज़ आते थे। सो मुझे वहाँ पे उनको ट्रीट करने का मौका मिला। तो सुनील शेट्टी जी को मैंने ट्रीट किया। फिर 4 महीने तक मैं उनके घर पे भी गया था, जहाँ पर मैंने उनके डैड को ट्रीट किया जिनको पैरालिसिस था। फिर उनके बेटे को भी सुप्रास्पाइनेटस टेंडिनाइटिस था, उनको ट्रीट किया। फिर अक्षय खन्ना भी हमारे क्लिनिक में वहाँ पर आते थे, हमने उनको ट्रीट किया। सिद्धार्थ मल्होत्रा, रितेश देशमुख, बाकी काफ़ी सारे एक्टर्स वहाँ पे आते थे जिनको हमको ट्रीट करने का मौका मिला। अभी भी यहाँ पे मीरा भाईंदर में बहुत सारे टीवी एक्टर्स हैं जो मेरे क्लिनिक में विजिट करते हैं। और मैं सर क्या आप कायरोप्रैक्टर हैं? आपके बोर्ड पे देखा था विसरल ऑस्टियोपैथी और ड्राई निडलिंग क्या होता है सर, अगर आप मुझे बताना चाहें। कायरोप्रैक्टर क्या होता है, बेसिकली ग्रेड 5 थ्रस्ट होता है, मैनिपुलेशन से है, मैनुअल थेरेपी का ही पार्ट है। सो मैंने उससे रिलेटेड कुछ कोर्सेज़ किए हैं जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मैंने फेलोशिप इन ऑर्थोपेडिक मैनुअल थेरेपी किया है एंड इवन सर्टिफाइड एविडेंस बेस्ड ऑर्थोपेडिक मैनुअल थेरेपी कोर्स किया है, जो दोनों मतलब 1-1 साल के कोर्सेज हैं एंड जो मोर ऑफ कायरोप्रैक्टिक रिलेटेड प्रैक्टिस ही करते हैं, मैनुअल थेरेपी ही करते हैं। बट आई वुड रादर कॉल माई सेल्फ मैनुअल थेरेपिस्ट दैन अ कायरोप्रैक्टर। एंड विसरल ऑस्टियोपैथी, विसरा का मतलब होता है इंटरनल ऑर्गन्स। सो उससे रिलेटेड जो मैनुअल थेरेपीज़ होती हैं उसको विसरल ऑस्टियोपैथी बोलते हैं। तो अगर आप दूसरे वे में बोला जाए, जैसे हर जगह बॉडी में फेशियाज है, मसल की जो कवरिंग होती है, पेट की गड़बड़ी से या कोई भी, किसी को एसिड रिफ्लेक्स होता है, किसी को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, बहुत सारे कंडीशंस की वजह से फेशिया वगैरह टाइट हो जाते हैं, पर्टिकुलर ऑर्गन्स पर ट्रिगर पॉइंट बन जाते हैं। तो आप वो ऑर्गन्स को मैनुअल थेरेपी देते हैं, सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन जैसा होता है। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, स्पेसिफिक अप्रोच, स्पेसिफिक वे में आप ट्रीट करते हैं, उसको विसरल ऑस्टियोपैथी करते हैं और बहुत हद तक बहुत हेल्प करता है। जो इंडिया में थोड़ा अभी लोग कम प्रैक्टिस करते हैं, बाहर तो आई थिंक सभी को पता होता है कि विसरल ऑस्टियोपैथी क्या होता है। सर ड्राई निडलिंग के बारे में अगर बताना। जी, सो ड्राई निडलिंग एक्यूपंक्चर जैसा है लेकिन उससे बहुत अलग है। एक्यूपंक्चर में कैसा आप नीडल्स एनर्जी पॉइंट्स पे डालते हैं, ड्राई नीडलिंग में आप ट्रिगर पॉइंट्स पे डालते हैं। स्पेसिफिक ट्रिगर पॉइंट्स मसल्स में बन जाते हैं बिकॉज ऑफ योर फॉल्टी सिटिंग पॉस्चर। आप उसको नीडल डाल के वो ट्रिगर पॉइंट्स को ब्रेक करते हैं एंड ब्रेक करने के बाद वहाँ पे जो भी लैक्टिक एसिड वगैरह रहता है वो मोबिलाइज हो जाता है, आपको पेन में रिलीफ मिलता है। सो एक तरह से बेसिकली ब्रेन में से जब आप कोई भी इंजरी करते हो, इवन इफ़ यू आर डूइंग ड्राई नीडलिंग, उससे भी आप इंजरी ही कर रहे हो, तो एक तरह से ब्रेन में से एंडोर्फिन रिलीज़ होता है जो कि हैप्पी हार्मोन है, पेन रिलीविंग हार्मोन है। वो आपको एक तरह से पेन रिलीव करने में हेल्प करता है। गूगल रिव्यूज़ भी चेक किए, काफ़ी अच्छे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे किसी सीनियर ने बोली थी कि आई एम द वन हु ट्रीट्स एंड ही इज़ द वन हु क्योर्स। मतलब मैं एक ज़रिया हूँ, मैं सिर्फ आपको ट्रीटमेंट देता हूँ, लेकिन जो पेशेंट ठीक होते हैं वो ऊपर वाला ही ठीक करता है। सर पेल्विक फ्लोर थेरेपिस्ट क्या होता है और एंटीनेटल और पोस्टनेटल ये सब जो टर्म्स हैं ये सब क्या है, अगर आप बताना चाहें तो? जैसे कि पहले 5-10 साल पहले फिजियोथेरेपी का इतना अवेयरनेस नहीं था, लेकिन आज सभी जानते हैं बिकॉज सबके घर में कोई ना कोई किसी ना किसी फिजियोथेरेपिस्ट के बाद किसी ना किसी प्रॉब्लम को लेके जा रहा है। सो पेल्विक फ्लोर क्या होता है, जो हमारे लोअर ऑर्गन्स हैं वहाँ पर बेसिकली मसल्स हैं, पेल्विक फ्लोर मसल्स होते हैं जो हमारे यूट्रस हो गया, यूरेटर हो गया, रेक्टम हो गया, उसको सपोर्ट देता है। अगर वो मसल्स वीक हैं तो किसी ना किसी तरह से आपको परेशानी उस एरिया में होने लगती है। स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकता है, पेल्विक पेन हो सकता है। सो पेल्विक फ्लोर रिहैबिलिटेशन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब अगर आप बायोफीडबैक यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन यूज़ कर सकते हैं,
आप मैनुअल थेरेपी कर सकते हैं, ड्राई नीडलिंग कर सकते हैं और पेल्विक फ्लोर मसल की स्ट्रेंथनिंग करके आप उस एरिया को इतना स्ट्रांग बना सकते हैं कि आप ये जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो गया या स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो गया, उसको आप काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। सर वो एंटीनेटल और पोस्टनेटल के बारे में अगर बताना सो एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल, एंटीनेटल क्या होता है, पहले अगर आप देखें तो जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो एक्सरसाइज नहीं करते थे, उनको एडवाइस किया जाता था कि आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे। आज अगर आप सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं तो फर्स्ट मंथ से लेकर 9 मंथ्स तक वो एक्सरसाइज करते हैं। तो एंटीनेटल मतलब प्रेगनेंसी डिलीवरी के पहले की जितनी भी एक्सरसाइज है। पोस्टनेटल मतलब वंस यू हैव डिलीवर्ड बेबी, उसके बाद आप रिकवरी के लिए जो एक्सरसाइज करते हैं। सो एंटीनेटल में क्या होता है, धीरे धीरे जैसे आगे बेबी का वेट बढ़ता है, आपका पॉस्चर आगे की तरफ शिफ्ट होने लगता है। Correct. जब पॉस्चर आगे शिफ्ट होता है तो बैक के मसल में स्ट्रेन आता है, सो बैक में आपको पेन हो जाता है। तो बेसिकली एंटीनेटल एक्सरसाइज एम्फेसाइज करते हैं कि आपका पॉस्चर कैसे सही रहे और आपके मसल्स अच्छे से स्ट्रेंथन हो, सो दैट आपको बाद में लेबर में हेल्प हो सके। पोस्टनेटल में जो मदर की रिकवरी होती है उससे रिलेटेड स्पेसिफिक एक्सरसाइज होती है जो आपकी रिकवरी का टाइम कम कर देती है और बाकी आप बाद में सारे एक्टिविटीज़ एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकते हैं। ज़रूरी ये है कि सर्जन्स ही अगर फिजियोथेरेपी एडवाइस करते हैं तो ही जाना चाहिए, या फिर उसके अलावा भी आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास आना चाहिए अगर बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है तो? सो मैम, फिजियोथेरेपिस्ट आर इंडिपेंडेंट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। ज़रूरी नहीं है कि आपको एडवाइस किया अच्छी बात है, अगर नहीं भी एडवाइस किया गया है तो भी आप वॉक इन आ सकते हैं, बिकॉज वी कैन एग्जामिन यू, वी कैन टेक योर हिस्ट्री, वी कैन एग्जामिन यू, वी कैन डायग्नोज यू एंड वी कैन ट्रीट यू ऑल्सो। इफ़ इट इज़ इन ग्रेड 1, ग्रेड 2, एनीथिंग, जैसे मैंने अभी पहले बोला, तो वी कैन ट्रीट यू। इफ़ इट इज़ इन ग्रेड 3, we will definitely advise you to go for the surgeon. सर एज अ IAP, MBPTA और BMA एज अ रिप्रेजेंटेटिव आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? सो मैं जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनसे यही अपील करना चाहूँगा कि जो लोग सर्टिफाइड हैं, जो फिजियोथेरेपिस्ट सर्टिफाइड हैं, क्वालिफाइड हैं, जिनके पास BPTH की डिग्री है, आप उनके पास जाएं। जिनके पास MBMC का रजिस्ट्रेशन है उनके पास जाएं। आप किसी क्वैक के पास जाने से बचें। आपका पैसा कम लग रहा है तो आप सोच रहे हैं उनके पास चले जाएं, लेकिन वो चीज़ बद से बदतर ही होगी। आप किसी डिप्लोमा होल्डर के पास मत जाइए। महाराष्ट्र में BPTH वाले ही क्लिनिक ओपन कर सकते हैं, जिससे दूसरे किसी को अलाउड नहीं है। तो आप समझदार हैं, आप अपना डिसीजन ले सकते हैं, आप सस्ते के पीछे मत भागिए। सर मेरा एक लास्ट सवाल है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि आप हमारे व्यूअर्स जो ये मैसेज देख रहे हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, उसे उन्हें क्या कहना चाहेंगे? सो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, आप जनरलाइज एक्सरसाइज मत कीजिए। अगर आपको कुछ तकलीफ़ है, कुछ भी प्रॉब्लम है, माइनर से माइनर इश्यूज़ हैं, तो आप ऑर्थो को कंसल्ट कीजिए, सर्टिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट कीजिए और स्पेसिफिकली डायग्नोज कराइए। ऐसा नहीं है कि आप खुद से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, मेडिकल से मेडिसिन ले रहे हैं, आप उसको सिर्फ टाइम बीइंग के लिए वो पेन को दबा रहे हैं, बाद में जाके वो आपको ही तकलीफ़ देगा, आपके लिए वो नासूर बन जाएगा। सो जैसे मैंने बोला, अर्ली डायग्नोसिस बेस्ट ट्रीटमेंट, तो आप उसको किसी सर्टिफाइड फिजियो के पास या ऑर्थो के पास जाके कंसल्ट कीजिए, एग्जामिन कराइए और अकॉर्डिंगली जो ट्रीटमेंट एडवाइस किया जाता है वो कीजिए। सो और लास्ट में कहना चाहूँगा कि मेरा यूट्यूब चैनल भी है। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो क्लिनिक नहीं आ सकते, वो मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं कॉमन कंडीशन जो आजकल सभी लोग उस प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं, उसके रिलेटेड मैंने वीडियोस डाली हुई हैं, तो आप देख सकते हैं। और वीडियो का जो कंटेंट है बहुत ही अच्छा होता है। उसमें कैसा है, आपका क्या प्रॉब्लम है, सिम्टम्स क्या हैं, कैसे वो प्रॉब्लम होती है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू मतलब उसमें बताया गया है, इवन डाइट एंड न्यूट्रिशन, और आपको वो प्रॉब्लम से बचने के लिए प्रिवेंशन एंड इवन प्रिकॉशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, सारी चीज़ें मैंने उसमें डिस्कस की है, तो आप उसको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। और मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि एक डॉक्टर जो इतना हाईली क्वालिफाइड है और इतने एक्सपीरियंस के साथ, इतने अवार्ड्स विनिंग के साथ अगर इस चीज़ों को इतना बता रहे हैं, डीपली नॉलेज जिसको होता है वही बता सकता है। जैसे उन्होंने एक लाइन बोला है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपको बॉडी से रिलेटेड कोई भी समस्याएँ हैं तो एक बार इस क्लिनिक ज़रूर विजिट करें। एडवांस फिजियोथेरेपिस्ट क्लिनिक में विजिट करें। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या आप दिए गए एड्रेस पे विजिट कर सकते हैं।